हेलो एस्पिरेंट्स, क्लास एमएट एकेडमी में आपका स्वागत है। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर की जो सीरीज हमने चलाई थी, जिसका हमारा टारगेट था कि 3 लेक्चर में आपके 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे, जो आपके यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका आज लास्ट लेक्चर है जिसमें हम उसको पूरा समअप करेंगे और लास्ट में जाते जाते आपका 100 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है उसको मैं रिवाइज भी कराऊंगा, जिससे आप जब इस क्लास से निकलें तो आपको वो फैक्ट, वो क्वेश्चंस, वो टॉपिक बिल्कुल आपके टिप पे हो। तो फिर हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। तो आज का क्वेश्चन है जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आता है कि विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सा देश मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रहा है, उत्पादित कर रहा है। ठीक है, कौन सा देश है जो 100 पवन ऊर्जा उत्पादन में सबसे अव्वल है? फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे है चीन। ठीक, पहले नंबर पे कौन है? चीन। और भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 4th पवन ऊर्जा के उत्पादन में। ठीक है, भारत का स्थान है 4th। अच्छा, भारत में अगर हम राज्यों की बात करें, इसी में सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा ये कि भारत में मैक्सिमम पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाले राज्य, मैक्सिमम पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाले राज्य, आप इसको ऊपर नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कराता हूं इसको। सबसे ज्यादा कौन करता है पूरे विश्व में? चीन, चाइना। 4th पे भारत। राज्यों में सबसे पहले कौन है? गुजरात। सबसे ज्यादा मैक्सिमम पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य है। अच्छा, ऑर्डर पूछ ले तो ऑर्डर में आपको क्या करना है? गुजरात है, उसके बाद कर्नाटक आता है, उसके बाद आता है तमिलनाडु। ठीक है, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो ये 3 राज्य जो कि पवन ऊर्जा उत्पादकता की श्रेणी में प्रथम 3 राज्य हैं। पहला गुजरात, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तमिलनाडु। इसको आप नोट कर लिए, नोट करिए इसको। उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सीरीज कराने का मेरा इतना ही पर्पस है कि जिससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आए हैं वो आपसे मिस ना होने पाए, क्योंकि कई बार होता है ना कि हम बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं हम उनको भूल जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला शून्य अपशिष्ट, भारत का पहला शून्य अपशिष्ट वो हवाई अड्डा कौन सा है? हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये है अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। ये कहां पड़ता है? इंदौर में। ठीक है, तो ये शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा है। ठीक, ये शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा है। यहाँ पे जीरो वेस्ट है, नेट जो होता है वो जीरो वेस्ट है। अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, इंदौर। अगला पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि 100%, 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने वाला देश कौन सा है? अपनाने वाला देश
100% इलेक्ट्रिक व्हीकल जो अपने आप यहाँ देखते हैं कि जो बैटरी रिक्शा चल रहे हैं या इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, तो इंडिया में तो शुरुआत हुई है, लेकिन ऐसा एक देश है पूरे विश्व में जिसने 100% उसके यहाँ जितने व्हीकल हैं सब इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, सारे बैटरी वाले व्हीकल हैं। तो ये देश कौन सा है? नॉर्वे बन गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। 100% इलेक्ट्रिकल व्हीकल अपनाने वाला कौन सा देश है? नॉर्वे। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने वाला 100% कौन सा है? नॉर्वे है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले चलते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? नेशनल वाटर एनिमल। राष्ट्रीय जलीय पशु, राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? गैंगेटिक, गंगा डॉल्फिन। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? गंगा डॉल्फिन होती है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, नई चीज हुई है कि एक राज्य ऐसा है भारत का जिसने इसकी जीआई टैगिंग की है। इसकी जीआई टैगिंग की है। तो ये कौन, किसने किया है? ये असम राज्य ने। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन का जीआई टैगिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? फर्स्ट स्टेट वो है असम। और अभी आपको मैंने पढ़ाया था कि 100% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यूज करने वाला कौन सा देश बन गया है? 100% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वो है नॉर्वे। ठीक, और पवन ऊर्जा में सबसे ज्यादा उत्पादक देश कौन सा है? पवन ऊर्जा में सबसे ज्यादा उत्पादक देश है आपका चाइना। और भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। और भारत में अगर बात करेगा तो कौन सा है? गुजरात, कर्नाटका, ये दो सबसे ज्यादा उत्पादक है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे अपने हम। अगला हमारा पॉइंट है कि पहला जो तितली अभ्यारण्य है, वैसे देखिए और पशु से रिलेटेड अभ्यारण्य बनते रहते हैं, जैसे टाइगर के लिए हमने भी पढ़ा था कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि टाइगर का जो 58th अभ्यारण्य बनाया गया वो कौन सा है? माधव नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में। ऐसे एक तितली का अभ्यारण्य बन रहा है तितली के लिए। ठीक है, तितलियां ये समझ लीजिए कि जैसे टाइगर वगैरह भी अपने विविधता के लिए, अपनी प्रकृति जो नेचर है उसकी डाइवर्सिटी के लिए जरूरी है, वैसे तितली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि जितने भी आपके फल फूल चीजें इनमें परागण होता है, तो इसमें तितली का, मधुमक्खी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। तो पहला भारत का फर्स्ट तितली अभ्यारण्य जो है वो है अरालम वन्य जीव अभ्यारण्य। अरालम वन्य जीव अभ्यारण्य। अच्छा, ये तितली का है पहली बार, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। टाइगर वाला तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने। हर बार एग्जाम में अगर कोई नया टाइगर रिजर्व बनता है तो पूछता जरूर है। जैसे इसके पहले रातापानी टाइगर रिजर्व पूछा गया था यूपी के एग्जाम में, तो इसलिए आप माधव नेशनल पार्क या माधव टाइगर रिजर्व जो बन चुका है उसको आप याद रखिएगा। तो ये अरालम वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, ये पड़ता कहाँ है? ये पड़ता अगर कभी या तो ये नाम पूछेगा या तो पूछेगा कि किस राज्य का है, तो ये केरला का है। ठीक है, तो ये केरला का है, ये आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बिहार का एक 14 साल का युवा है जो बहुत चर्चा में इस बार रहा। अब चूंकि बिहार पीसीएस का एग्जाम सामने है और हमारी क्लास एमएट एकेडमी है, उसका जो विजन है ये है कि आपको वैसी चीजें देना जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि ये बिहार का एक ऐसा लड़का है जो यंगेस्ट लड़का है, सबसे युवा, जिसने आईपीएल में एंट्री की, सबसे युवा 14 साल में। 14 साल में एक युवा है जिसने आईपीएल जो होता है इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें एंट्री की है। ये है इनका नाम है, एक मिनट, कोई रघुवंशी करके है, एक मिनट रुकिए मैं देख लेता हूं। रघुवंशी करके लड़के हैं ये, इन्होंने, अच्छा इनका एक रिकॉर्ड बना है
इनका रिकॉर्ड है कि इन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी ऑफ आईपीएल बनाई है 35 गेंदों पे, 35 गेंदों पर इन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई है आईपीएल की। तो ये क्यों मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है। मैं एक बार मैं इनका नाम आपको सर्च करके बता देता हूं, मैं भूल रहा हूं थोड़ा सा। इनका नाम दिख नहीं रहा, सौरभ रघुवंशी है या क्या, एक सेकंड देख लेते हैं। रघुवंशी इन क्रिकेट, वैभव रघुवंशी। एक मिनट सर, मैं पक्का कर लूँ ना, क्योंकि गलत चीज नहीं जानी चाहिए। वैभव रघुवंशी, हाँ वैभव रघुवंशी, ठीक, वैभव रघुवंशी, वैभव रघुवंशी इनका नाम है। इन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी मारी, ये रिकॉर्ड तो आपको याद रखना ही है। दूसरा ये है कि ये यंगेस्ट युवा है जिन्होंने आईपीएल में एंट्री मारी है 14 साल की एज में। अच्छा एक चीज में याद रखना, क्योंकि ये बिहार के, अच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इनसे मिल लिए, तो ये न्यूज में बहुत बन गए हैं। इनका कौन सा जिला है, क्योंकि बिहार से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी, तो इनका कौन सा जिला है, तो इनका है समस्तीपुर जिला। ये किस जिले से संबंधित है, ये समस्तीपुर जिले से संबंधित है, ठीक है, समस्तीपुर से ये संबंधित है। ये पूछ सकते हैं कि वैभव रघुवंशी जो यंगेस्ट प्लेयर हैं आईपीएल के, वो किस जिले से संबंध रखते हैं, समस्तीपुर से, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। जो बिहार से रिलेटेड फैक्ट है ना, उनको बीपीएससी जाते समय आप एग्जाम जब जाने लगे तो बिल्कुल उसको याद रख के जाइए, ठीक है, क्योंकि वहां के रिलेटेड क्वेश्चन जो आने के हैं वो आने के चांसेस बहुत होते हैं। जैसे सुशील मोदी जी का निधन हुआ है, जो वहां के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनके बारे में एक बार मैं करा दूंगा उनका, लेकिन एक बार उनको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि सुशील मोदी वहां के डिप्टी सीएम रह चुके हैं और हाल ही में उनका निधन हुआ है। तो ऐसे फिगर भी हमको बिल्कुल तैयार करके जाने हैं जो कि जिनकी डेथ हुई है, क्योंकि वो नेशनल इंपॉर्टेंस और स्टेट इंपॉर्टेंस में उनका रोल बढ़ा रहा है। जैसे के कस्तूरी रंगन जी का आपको पता होना चाहिए, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस कमेटी के अध्यक्ष थे, वो इसरो के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में भी, हालांकि ऐसा मैं अभी इसके आगे मैं वो लेके चलूंगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया के व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने इंडिया के क्या कहते हैं डेवलपमेंट में बड़ा योगदान दिया, उनके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो पवन ऊर्जा की बात हम कर रहे थे ना, पवन ऊर्जा की बात, कि इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन था, चीन। भारत कितने पे था, 4th पे, ठीक है। अब इसमें ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि भारत के अंदर अगर पूछे, तो मैं आपको क्या बताया था, भारत के अंदर अगर पूछे तो गुजरात, कर्नाटका सेकंड में है। ये किसमें है, ये उत्पादकता में है। अच्छा पवन ऊर्जा कैसी ऊर्जा है, कभी कभी ऑप्शन नहीं देता है, स्टैटिक पार्ट में आप साइंस में जब जाएंगे तो इसमें ये दे देता है कि पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। ये जीवाश्म ऊर्जा है या नवीकरणीय ऊर्जा है, हाँ, या मतलब इसको कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। ये होता है फॉसिल फ्यूल। तो पवन ऊर्जा कैसी ऊर्जा है, ये ऐसी ऊर्जा जिसको, ये ऐसा कभी नहीं होगा कि हाँ पवन समाप्त हो जाएगी, तो जो चीज समाप्त ना हो उनको बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा या नॉन फॉसिल फ्यूल, जो पेट्रोल डीजल या इन चीजों से संबंधित ना हो। तो ये है पवन ऊर्जा, इसीलिए इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि कल मैंने आपको बताया था कि भारत का जो नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट है वो कब किस सन का रखा गया है, वो रखा गया है 2070। मेरा रिवीजन कराने का पर्पज आपको ये है कि एकदम बिल्कुल आपको ये याद रहे। इस
हमारे प्लेटफॉर्म पे आपका क्लास करने का हमारा यही एक है कि आपको मैक्सिमम चीजें याद हो जाएं, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा हम लोग अपना एफर्ट यहाँ पे करके चल रहे हैं। जैसे इसमें मैंने सन वाले में बताया था कि टीबी को भारत ने समाप्त करने का लक्ष्य क्या रखा है। टीबी को समाप्त करने का हमारा लक्ष्य है 2025। अब ये मतलब इसी साल हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि इस साल हमारा टीबी समाप्त हो जाए। अच्छा, विश्व का जो WHO का टारगेट है वो कब है? तो WHO का टारगेट है 2030। भारत का उससे 5 साल पहले का टारगेट रखा गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। जो अपना भारत में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने की बात हो रही है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां शुरू करने की बात की जा रही है? तो ये हो रही है कच्छ, गुजरात में। कच्छ, गुजरात में ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट से क्या है, इसका एक ग्रिड बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये पहला ऐसा है जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की व्यवस्था की जाएगी। तो ऐसा हो रहा है कच्छ, गुजरात में। तो ये चूंकि पहला है। अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन के बेस पे जो मशीनरी चलाने की बात हो रही है, जिसको आने वाले फ्यूचर फ्यूल के नाम से इसे बोला जाता है कि फ्यूचर का जो फ्यूल है ना वो हाइड्रोजन ही है। क्योंकि हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो अधिकतम है अपने उसमें क्या कहते हैं अंतरिक्ष में, बाकी अपने एनवायरनमेंट में, लेकिन ये है कि ये मुक्त रूप में नहीं मिलता है। तो ये इसकी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया जा रहा है। लेकिन ये आने वाले भविष्य का हाइड्रोजन फ्यूल बोला जाता है। जैसे आज का पेट्रोल डीजल चल रहा है, लेकिन आप जान रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की एक सीमा है, उसके बाद वो समाप्त होगा ही होगा। तो नए नए हम एनर्जी सोर्सेस पे जा रहे हैं, हाँ, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तो उसी में एक ये हाइड्रोजन ऊर्जा भी है। इसको आप नोट करिए, फिर हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड की बात है, मैं आपको बता दूं, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड पॉइंट है ये कि भारत ने अपनी प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक बना ली है। अभी तक इंडिया जितने एंटीबायोटिक यूज करता था उसके स्वदेशी नहीं थे। हाँ, उत्पादन भले हम लोग कर रहे हो, लेकिन उसके जो रिसर्चेज हैं वो बाहर ही होते थे। तो प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक बनाई, इसका नाम है नेफित्रोमाइसिन। नेफित्रोमाइसिन ये चूंकि इंडिया में पहली बार एंटीबायोटिक बनी, तो आप इसको बिल्कुल याद रखना। साइंस एंड टेक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं 3 स्टार इसको दे रहा हूं। ये आएगा नेफित्रोमाइसिन। भारत ने अपनी प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक बनाई है, तो क्या है वो? नेफित्रोमाइसिन। इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, अगर मैं कहूं कि एंटीबायोटिक जो दवा है, क्या कोई वायरस की बीमारी दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि वायरस की बीमारी एंटीबायोटिक नाम से ही पता चल रहा है, ये जब बैक्टीरिया से बीमारी होगी उसके लिए होती है एंटीबायोटिक, न कि वायरस के लिए। क्योंकि एक बार क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था, वो पूछ लेता कि कोई वायरस की बीमारी दे दी, HIV या एमपॉक्स, ऐसी मंकी पॉक्स, उसमें सारी दवाएं एंटीबायोटिक के नाम दे दी। अब वहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल होती है, बैक्टीरिया को मारने के लिए, न कि वायरस। आप ये कर लीजिए, फिर हम अगले चलते हैं। कल हमने एक्सियोम मिशन तो डिस्कस कर ही लिया था। शुभांशु शुक्ला भारत की तरफ से भेजे गए हैं। एक्सियोम मिशन 4, वो उनका स्थान कहां से रिलेटेड है? यूपी में। वो कहां से है? वो लखनऊ से है। क्यों? यूपी PCS के लिए बड़े इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हो जाता है। और ये भारत के दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भेजा गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में आए थे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए थे भारत में विजिट पे। क्या नाम है उनका? JD वेंस। JD वेंस। तो इन्हीं से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है, JD वेंस से रिलेटेड, कि ये किस
नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं? उपराष्ट्रपति। मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाई हुई है एस्पिरेंट्स आपके लिए। इससे क्या होगा, टू द पॉइंट पढ़ने में आपको सहायता मिलेगी। तो जेडी वेंस किस क्रम के हैं? ये 50वें उपराष्ट्रपति हैं, 50वें उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी वाइफ है कौन? ऊषा वेंस। ऊषा वेंस ये भारतीय मूल की हैं। जो ऊषा वेंस हैं ये भारतीय मूल की हैं। और इनका अगर कभी ये पूछ सकता है कि जेडी वेंस जो हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति, ये दिल्ली आए थे, तो इनकी बीवी है कौन? ऊषा वेंस। तो ऊषा वेंस का भारत के किस राज्य से संबंध है? पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, क्योंकि ये बड़ी भाई वहां के उपराष्ट्रपति उनकी बीवी है और भारत मूल से है, तो ये जायज बनता है कि हाँ भारत मूल से है। तो कहां से है? तो ये आंध्रा से है। इनके माता पिता मूलतः आंध्रा से थे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। जेडी वेंस जो हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, भारत के विजिट पे आए थे, और इनकी बीवी है ऊषा वेंस, और ये आंध्रा से ताल्लुक रखती हैं। इनके माता पिता आंध्रा के थे, ठीक है। अब अगला है पॉइंट, विश्व की सबसे बड़ी 14 चोटियों को फतह करने वाली, मतलब चढ़ने वाली सबसे कम उम्र विश्व की सबसे बड़ी 14 चोटियां जो भारत की हैं, उनमें फतह करने वाली सबसे कम उम्र की जो लड़की है, उनका नाम क्या है? जो 14 चोटियों को उन्होंने क्रॉस कर लिया है, तो उनका नाम है नीमा रिंजी। क्या है? नीमा रिंजी। ये कहां से ताल्लुक रखती हैं? नेपाल की हैं। इन्होंने क्या किया, विश्व की जो 14 सबसे बड़ी चोटियां थी ना, उन सबको फतह कर लिया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, नीमा रिंजी, नेपाल, ठीक है। विश्व की 14 सबसे बड़ी चोटियों को चढ़ने वाली चोटियों चढ़ने वाली या उनको फतह करने वाली सबसे कम उम्र की कौन है? नीमा रिंजी। नीमा रिंजी का किस राज्य देश से बिलोंग करती हैं? वो नेपाल से बिलोंग करती हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। फिर अच्छा, मैं आपको बताया था कल के क्लास में, विश्व का पहला 3D स्टेशन बनाने वाला देश कौन सा है? रेलवे स्टेशन, जापान। हाँ बिल्कुल, आप लोग याद रखिए इसको। ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब ये समाप्त होने वाला है 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में, बस हम लोग लास्ट स्टेज पे हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि विश्व का जो पहला गैर बाइनरी एआई चिप बन रहा है, विश्व का फर्स्ट गैर बाइनरी एआई चिप बन रहा है, वो कौन सा देश बना रहा है? विश्व का गैर बाइनरी, देखो क्या होता है, जो अभी हमारे चिप हैं वो कहीं ना कहीं कार्य करते हैं किस पे? बाइनरी नंबर पे, 10। बाइनरी का मतलब 2, बाइनरी मतलब 2, 10। इसी सिस्टम पे कार्य करते हैं अपने जो चिप बनते हैं, अपने मोबाइल है, सारी चीजें हैं। लेकिन विश्व में पहली बार गैर बाइनरी चिप बन रहा है, एआई चिप। ये बना कौन रहा है? चीन। पवन ऊर्जा में प्रथम कौन है? चीन, ठीक है। गैर बाइनरी बनाने में पहला देश कौन सा है? ये चीन। जेडी वेंस, अभी मैंने आपको पढ़ाया, जेडी वेंस की वाइफ कौन है? ऊषा वेंस। और ऊषा वेंस का भारत के किस राज्य से संबंध है? ऊषा वेंस का भारत के आंध्र प्रदेश से संबंध है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था,
तो इसमें S-400 और मिसाइलों का नाम बहुत सारा चला, तो उसमें ब्रह्मोस मिसाइल का भी नाम हम हमेशा सुनते रहते हैं कि ब्रह्मोस के बारे में हम सुनते रहते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस जो है वो इंडिया ने रसिया के साथ मिलकर डेवलप किया है। अब ये इसमें नया फैक्ट यह है कि भारत ने किस देश के साथ इसकी डील की है बेचने की, तो वो देश कौन है? फिलीपींस। ये याद रखना, क्योंकि भारत निर्यात कर रहा है, ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलीपींस के साथ भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को बेचने की डील की, और ब्रह्मोस मिसाइल का डेवलपमेंट किसके साथ किया गया है? वो हुआ है हमारा रसिया के साथ, रसिया प्लस इंडिया, ठीक है। और S-400 हमने जो खरीदा है वो कहां से खरीदा है? वो हमने रसिया से खरीदा है। अब आता है क्वेश्चन ये कि किस देश ने हीमोफीलिया, एक बीमारी होती है हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया से रिलेटेड अपना पहला मानव जीन थेरेपी विकसित किया है। हीमोफीलिया एक जो रोग है ब्लड का, उसके मानव जीन थेरेपी किसने विकसित किया? तो वो देश है भारत, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप याद रहना चाहिए, हीमोफीलिया मानव जीन थेरेपी भारत, ब्रह्मोस मिसाइल का जो किया है वो फिलीपीन। अब आगे चलते हैं हम, इसको मिटा दें। अच्छा, अभी तक हम मैराथन सुनते थे, आदमियों की मैराथन होती है, दौड़ होती है, होता है। अभी एक जगह ऐसा देश है जहां पे रोबोट का मैराथन कराया गया, रोबोट का मैराथन कराया गया, जिसमें मतलब रोबोट दौड़ाए गए। आदमियों का मैराथन हम जानते हैं ना, रोबोट का एक जगह मैराथन कराया गया, मानव रोबोट का। तो ये कहां हुआ? चीन में। आप जानते हैं कि इसमें टेक्नोलॉजी में चीन का मुकाबला बहुत मुश्किल से कोई देश कर पा रहा है। तो जो हाफ मैराथन हुआ रोबोट का, वो कहां हुआ? चीन के बिंजिंग प्रांत में, बिंजिंग प्रांत। तो रोबोट का मैराथन कहां हुआ? चीन में। ये इंपॉर्टेंट है कि पहली बार विश्व में कहीं हो रहा है कि रोबोट दौड़ाए जा रहे हैं, रोबोट के बीच में कंपटीशन हो रहा है। अभी तक इंसानों के बीच में होता था, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। भारत का, ये आपने नोट कर लिया, रोबोट का जो मैराथन हुआ वो कहां पे हुआ? चीन में। और हीमोफीलिया मानव जीन थेरेपी बनाने वाला पहला देश कौन सा है? वो है भारत, ठीक है। अब फिर हम बात करते हैं कि अश्वरोग, एक अश्वरोग मुक्त, ऐसा कौन सा कंपार्टमेंट है जहां पे अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट का टैग किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है मेरठ छावनी को, ठीक है। यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक। अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट का टैग दिया गया है मेरठ छावनी। मेरठ छावनी को ये दिया गया है, और इसी में ये मेरठ छावनी में ही इसका सेंटर भी बनाया गया, इसका सेंटर बनाया गया, याद रखिएगा, सेंटर बनाया गया है। यूपी में अगर कहते कि अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट का सेंटर कहां बनाया गया है, तो वो मेरठ छावनी में है। मेरठ का जो कंपार्टमेंट है वो वहां पे स्थित है। और दुनिया की पहली गैर बाइनरी एआई चिप, दुनिया की पहली गैर बाइनरी एआई चिप किसने डेवलप की है? वो की है चाइना ने, ठीक है। अच्छा, देश का पहला जो जियो साइंस म्यूजियम है, देश का पहला जियो साइंस म्यूजियम है, उसका उद्घाटन किसने किया? कई बार ये पूछ रहा है उद्घाटन करता कौन है। देश का पहले जियो साइंस
म्यूजियम, म्यूजियम संग्रहालय, म्यूजियम का उद्घाटन करता कौन है? ये है उद्घाटन करता। किसने इनॉग्रेट किया उसको? तो जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ये अपने पूर्व उपराष्ट्रपति, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब नहीं है, अब चुनाव होने वाला है। पूर्व उपराष्ट्रपति। अच्छा, पूर्व उपराष्ट्रपति से रिलेटेड मैं आपसे एक पॉलिटी का डिस्कस कर लेता हूं इसी साथ में, कि पूर्व उपराष्ट्रपति ये बनते हैं तो ये किस सभा के चेयरमैन बनते हैं? किस सभा के चेयरमैन बनते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ऐसे ऑप्शन दे सकता है। तो पूर्व उपराष्ट्रपति जो होते हैं, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनते ही उनको तुरंत का तुरंत राज्यसभा का सभापति बना दिया जाता है। सभापति, इसको बोला जाता है पदेन। मतलब आपने अगर उपराष्ट्रपति पद पे आप बैठे तो आपको तुरंत यहां आपको मिल जाएगा ये पद। इसके लिए अलग से कोई चुनाव नहीं होता। जैसे लोकसभा का आप जो बनाया जाता है अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर बनाए जाते हैं, उसमें वहां वोटिंग होती है। लेकिन राज्यसभा में जो बनते हैं सभापति, वो वहां पे वोटिंग नहीं होती। जैसे ही आप उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतेंगे, आप सीधा बन जाएंगे पदेन सभापति ऑफ राज्यसभा। ठीक है। अच्छा, हम स्पोर्ट्स में नीरज चोपड़ा का आप नाम जानते ही हैं। भाला फेंक के लिए ये प्रसिद्ध है। ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल भी लाया है और सिल्वर भी लाया है। तो नीरज चोपड़ा ने पहली बार, अभी तक जितनी भी वो जैसे उसमें फेंकते हैं तो 80 मीटर 85 मीटर जाता है, तो पहली बार उन्होंने जो फेंक किया है वो 90 को क्रॉस किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अभी तक ये गोल्ड भी जीते थे तो 90 के अंदर ही जीते थे। इस बार ये 90 क्रॉस किए हैं। तो ये एक कौन सी लीग थी? ये डायमंड लीग थी। एग्जैक्ट है 90.23 है शायद। एक मिनट में बता दे रहा हूं आपको, इसका एग्जैक्ट डेटा है। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, उसमें पूछ लिया था कि कितना लंबा फेंका था नीरज चोपड़ा ने, जब इन्होंने क्या कहते हैं वो, जब ये ओलंपिक जीत के आए थे। तो इस बार इन्होंने 90 प्लस का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो ये है 90.23, मैंने सही बोला था 90.23। ये पहली बार इन्होंने क्रॉस किया है और यहाँ पे इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है। तो ये आप नीरज चोपड़ा, ये अपने पहले ऐसे एथलीट हैं इंडिया के जिन्होंने फर्स्ट टाइम गोल्ड जीता है पूरे भारत के इतिहास में। एथलेटिक्स में आज तक गोल्ड नहीं आया था। हम अगर इंडिविजुअली गोल्ड देखें तो एक निशानेबाजी में आया हुआ है, उसके बाद ये आया है, और हॉकी में आया था पहले आजादी के पूर्व। हॉकी तो टीम एज अ टीम ले आती है, इंडिविजुअल तो नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में पहला गोल्ड लाने वाले नीरज चोपड़ा है। पहली बार इन्होंने 90.23 मीटर की फेंकी है। तो ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट। अच्छा, इस बार आपको याद ही होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है आरसीबी वाला, क्योंकि आईपीएल वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आईपीएल की इस बार ट्रॉफी कौन ले गया? आरसीबी। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, क्योंकि आरसीबी बहुत दिनों से, जब से चल रहा है, ये कभी जीती नहीं थी, पहली बार ये जीती है। तो आरसीबी ने आईपीएल की ट्रॉफी इस बार जीती है। ठीक है। अच्छा, एक और अभी लेटेस्ट स्पोर्ट्स से न्यूज क्या है, इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट की सीरीज चल रही है, इसका नाम बदला गया है। इसका नाम रखा गया है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है मैं आपको बताता हूं, और ये पूछ सकता है स्पोर्ट्स में क्यों। क्योंकि ये इसका नाम बदला गया है, इसका नाम रखा गया है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आते हैं। एक बार तो यूपीएससी में 3-4 क्वेश्चन सीधे पूछ लिया था स्पोर्ट्स से। तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, इसका नाम पहले क्या था ये पूछ सकता है, क्योंकि नाम अभी चेंज हुआ है।
और इस पे काफी बवाल हुआ था, मतलब काफी लोग विरोध में आए थे, जिनके नाम पे पहले चल रहा था पटौदी जी के नाम पे, तो उनके परिवार के लोग इस पे ऑब्जेक्शन किए कि उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया, तो पटौदी ट्रॉफी था इसका नाम। तो यहाँ भी आप नाम, ये पटौदी नाम याद रखना कि पटौदी से रिलेटेड नाम था वो, उसको चेंज करके एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, तेंदुलकर अपने सचिन तेंदुलकर है, उन्हीं के नाम पे ये ट्रॉफी, ये सीरीज बनाई गई है। और भी इसका रिजल्ट भी शायद हो गया, ड्रॉ हो गई सीरीज इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहां स्थित है? देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहां बनाया गया है? अभी बनाया गया है, ये बनाया गया दिल्ली में, याद रखना। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स जिसमें गोल्फ खेला जाता है, तो कहां बनाया है? दिल्ली में। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, कहां गोल्फ कोर्स कहां बनाया गया? दिल्ली में। अच्छा, जो आरसीबी इस बार आईपीएल जीती है, ये कौन सी ट्रॉफी है, किस नंबर की ट्रॉफी है? ये 18वें आईपीएल की ट्रॉफी, ये आप याद रखिए, क्योंकि कभी कभी क्रम भी पूछ देता है कोई, देखो भरोसा होता नहीं है एग्जामिनेशन का, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप छोटी से छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। बिहार पीसीएस के 2021 या 22 का पेपर है, मैं खुद देने गया था, उसमें चुनाव की जो घोषणा हुई थी ना, वो किस तिथि पे हुई थी, उस तिथि को पूछ लिया था, उस डेट को पूछ लिया गया था कि किस तिथि को बिहार की चुनाव की घोषणा की गई है, तो ये तक पूछ लिया गया। तो जो आईपीएल है ये कौन सा था? 18वां आईपीएल था, जिसको आरसीबी ने जीता। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। जो क्रिकेट का होता है, आईसीसी का ना एक ग्रुप होता है हॉल ऑफ फेम, इसमें बहुत ही जो क्रिकेट में बहुत बड़े योगदान करता रहे उनको शामिल किया जाता है हॉल ऑफ फेम में। तो अभी ये इसकी जब लिस्ट बनती है ना, तो इसमें क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इसमें अभी जो शामिल हुए उसको, उनका नाम क्या है? महेंद्र सिंह धोनी। इस जो हॉल ऑफ फेम की लिस्ट है, इसमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम जोड़ा गया है। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी। इसमें सचिन तेंदुलकर वगैरह पहले ही जुड़ चुके हैं। ये इसमें मतलब जो पूरे विश्व में सबसे अच्छा क्रिकेट खेलने वाले या योगदान देने वाले हैं, उनको इसमें जोड़ा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि हॉल ऑफ फेम में इंडिया की तरफ से किस क्रिकेट खिलाड़ी को जोड़ा गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी। इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के आप जानते हैं कि ओडीआई वर्ल्ड कप, टेस्ट का सीरीज और T20 वर्ल्ड कप इन्होंने इंडिया के लिए जीता है, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, ये ऐसा पाने वाले 11वें भारतीय हैं, इसके पहले 10 लोग पा चुके हैं। ठीक है। अच्छा, इस बार भारत से विश्व का शतरंज का चैंपियन कौन बना है? विश्व शतरंज चैंपियनशिप कौन जीता है? विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? तो खिलाड़ी है डी गुकेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मैं आपको बता रहा हूं। अभी आरओ के पेपर में जो 27 जुलाई को था, उसमें इनसे 2 क्वेश्चन आया था। डी गुकेश से 2 क्वेश्चन पूछ लिया था, एक ही व्यक्ति से 2 क्वेश्चन। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्या क्या क्वेश्चन था? एक तो था कि खेल रत्न का अवार्ड किसे मिला है, तो उसमें डी गुकेश उसमें थे। एक था विश्व शतरंज चैंपियनशिप कौन जीता है, तो उसमें भी डी गुकेश थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है आज की शतरंज की दुनिया की। ठीक है, डी गुकेश को क्या मिल चुका है? खेल रत्न। ये जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये खेल का सबसे बड़ा अवार्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, खेल का सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, इसका पहले नाम क्या था? आज नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड।
तो जो अभी की सरकार है, एनडीए की सरकार, उसने इसका नाम राजीव गांधी के नाम से रखा के, जो कि खेल में मेजर ध्यानचंद का बहुत बड़ा योगदान है हॉकी में, तो उनके नाम पे इस खेल का नाम रखा गया, इस पुरस्कार का नाम रखा गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये किसको मिला है? डी गुकेश को। और इस बार शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता? डी गुकेश ने। ठीक है, तो ये हम लगभग चीज कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पे। अगर कुछ 100 में से बचे हुए हम उसको एक बार और देख लेते हैं जिससे कि कंप्लीट हो जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। टाइफाइड मिश्रित टाइफाइड का मिश्रित टीका बनाने वाला देश। टाइफाइड जो बीमारी होती है, टाइफाइड के लिए मिश्रित टीका किसने बनाया है? मिश्रित टीका ये बनाया है भारत ने। ठीक है, टाइफाइड का मिश्रित टीका जो बनाया है वो भारत ने बनाया है, और ये दुनिया का पहला है मिश्रित टीका। वर्ल्ड फर्स्ट मिक्स्ड वैक्सीन इज डेवलप्ड बाय इंडिया। ठीक है, अच्छा, पहली एंटीबायोटिक मैंने बताई थी, याद रखना साइंस एंड टेक में। पहली एंटीबायोटिक कौन है? फर्स्ट एंटीबायोटिक जो कि स्वदेशी है, भारत की तरफ से बनाई गई है, वो है एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, बिल्कुल याद रखना आपको। अब मुझे लगता है कि 100 टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज में लगभग मैंने कंप्लीट कर दिया है। एक क्वेश्चन आपका बस लास्ट है ये। अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। 3 वीडियो लेक्चर की सीरीज में हमने समाप्त कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत का, पूर्वोत्तर भारत को से सेंस क्या है? जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन आता है। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय असम में। अच्छा, इसमें मैंने आपको जो करंट अफेयर पढ़ाया था तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स बताए, वो कौशल केंद्र थे, भारतीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र थे। तो वो कहाँ अभी हाल ही में खुला था? वो खुला था मुंबई में, और पहला खुला था कानपुर में। और ये क्या है? पूर्वोत्तर भारत का प्रथम फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी, ये असम में खोला गया। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। ये जगह वैसे राज्य पूछेगा, आप वैसे याद एक बार देख लीजिए, लेकिन राज्य ही पूछेगा क्योंकि इतनी दूर में आप शहर वगैरह नहीं पूछा जाता है। तो मंगलदेही जगह है, मंगलदेही में इसका निर्माण हो रहा है, और असम राज्य है। ठीक है, तो हमने 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में जो इंडिया से रिलेटेड, विश्व से रिलेटेड बाकी चीजें जो हैं हमने देखी, उसको हमने कंप्लीट की। और फिर आगे हम जो आने वाले लेक्चर हैं उसमें हम जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं इंडिया की, जो जिनका निधन हो गया दुर्भाग्यवश इस साल या 24 से 25 के बीच में, जिन्होंने बड़ा योगदान किया है, और जो हमारे देश में क्या होता है एग्जाम में ना कभी कभी क्या करता है कि जो नई नियुक्तियां होती हैं उसके बारे में पूछा जाता है। जैसे कि आरबीआई के चेयरपर्सन को, आरबीआई गवर्नर कौन बन गए, हाँ, इलेक्शन कमिश्नर कौन, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, और क्या कहते नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग उपाध्यक्ष कौन है। ऐसी बहुत सारी चीजें, एक 2 लाइन की क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन कम से कम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से आता है। तो अगले लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस पद पे कौन आया है, संवैधानिक पदों पे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और किनका निधन हुआ जो जिनका विश्व के स्तर पे, भारत के स्तर पे बहुत बड़ा योगदान रहा। तो आप बिल्कुल ऐसे जुड़े रहिए, और इस जो मैंने टॉपिक कराया है इसको बार बार रिवाइज करिए। हम
इतना हमें विश्वास है और हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि आप करके जाइए, आप एग्जाम देके देखेंगे कि आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके इन्हीं क्लास एमएट एकेडमी के लेक्चर से काफी क्वेश्चन यहां से हिट करेंगे। तो बिल्कुल समय को बर्बाद न करते हुए अपने टू द पॉइंट स्टडी के लिए और अच्छे से अच्छा स्कोर बनाने के लिए आप ऐसे हमारे क्लासमेट एकेडमी से जुड़े रहिए और लेक्चर को देखते रहिए, और जो पसंद आए आपको चीज आप उसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जहां पे आपको डाउट है बिल्कुल आप कमेंट करिए, वो आपका अधिकार है। हमारा चैनल केवल यहाँ पे एक प्रोपोगंडा बनाने के, ऐसा चीज बनाने के लिए नहीं है, वो सिंपल एक ही चीज पे काम करता है। हमारे चैनल का विजन है आपका हित, लोगों का हित हमारे लिए, स्टूडेंट्स का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। सबसे पहले आपका हित आता है जिससे आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो फिर इसी के साथ हम इस लेक्चर को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।